गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्या है कल गतिक विद्युत वाहक बल टॉपिक कराया था आपका, ठीक है। लेकिन इसका क्या है डेरिवेशन रह गया था, तो आज क्या है हम वो डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। और मैंने पहले से ही ये क्या है डेरिवेशन कर लिया है, ठीक है, जिससे क्या है समय की बचत हो। देखो डेरिवेशन में क्या करना है हमें, ये जो मैंने क्रॉस के चिन्ह लगाए हैं ये क्या है एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमने क्या लिखा है, देखो ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब हमने इसमें क्या है एक एल लंबाई की छड़ रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये हम छड़ रखते हैं और छड़ को क्या है हम वी वेग से RHS साइड में यानी दाईं ओर चलाते हैं, तो सभी को पता है कि जब ये छड़ है हमारी किसी धातु की होगी और धातु में क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब ये छड़ गतिमान करेगी तो जो धातु के अंदर है इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन तो वो भी तो इसके साथ ही गति करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इतनी बातें हो गई, ठीक है। अब ये बताओ जब ये इस दिशा में गति करेंगे इलेक्ट्रॉन भी, अब आप ही बताओ कि मैंने एक बात बताई थी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्या है एक बल कार्य करता है जिसे हम लोरेंज बल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये गति करेगी तो गति करने के दौरान जो हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर क्या है एक चुंबकीय बल कार्य करेगा, ठीक है बताई थी मैंने। तो FM बराबर क्या होगा हमारा EVB साइन थीटा, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको मतलब जो FM था, M का मतलब क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। QVB साइन थीटा था तो यहाँ EVB साइन थीटा। देखो अब यहाँ पे हमने थीटा 90 क्यों लिया है, क्योंकि जो हमारी ये छड़ होती है हम जो एक कागज तल होता है इसके लंबवत गति कराते हैं, ठीक है। और लंबवत होने के कारण क्या लेते हैं हम फिर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90। मैंने बातें लिखी नहीं है इसमें पर इतना चल जाएगा, ठीक है। तो लोरेंज बल हमने याद कर दिया। आई होप यहाँ तक सभी की समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जिसकी समझ में नहीं आया क्या है एक बार वीडियो को पीछे करके देखें मैंने क्या क्या बताया है। वैसे मैं एक बार और बता दूं आपको कि क्या है जब छड़ को हम वी वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दाईं ओर क्या है गति कराते हैं तो छड़ में क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी छड़ के साथ गति करते हैं, ठीक है। यही बातें मैंने यहाँ पर लिख रखी है। अब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तो क्या है चुंबकीय क्षेत्र उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लोरेंज बल कहते हैं। तो हमारा जो लोरेंज बल होगा ये हमने सूत्र से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है जब ये इस दिशा में गतिमान होगा तो क्या होता है प्यारे बच्चों कि जो हमारा छड़ होता है छड़ का जो J सिरा होता है, ठीक है, ये क्या करता है J सिरे से जो इलेक्ट्रॉन है निकल कर क्या है या इसके अंदर ही जो इलेक्ट्रॉन है वे क्या करते हैं K सिरे की ओर प्रस्थान करना चालू कर देते हैं यानी गति करना चालू कर देते हैं। तो इसका मतलब J सिरे पर हमारे क्या है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और K सिरे पर क्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, क्योंकि जहाँ से निकलते हैं वहाँ से तो कमी होगी, सिंपल सी बात है, और जिसमें प्रवेश करेंगे जाके वो क्या होगी वहाँ पर अधिकता। अब सिंपल सी बात है हमारे पास धनावेश और ऋणावेश आ जाता है, ठीक है। अब जब धनावेश और ऋणावेश आ जाता है तो ये क्या करते हैं एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी मैंने आपको बता रखा है कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है हमारी क्या होती है वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, बताया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में। तो इसका मतलब है कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी J से K की ओर, और हमें पता है कि हमारा एक तो धनात्मक सिरा बन गया और ऋणात्मक सिरा बन गया, और जब एक धनात्मक और ऋणात्मक सिरा होता है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यही बात लिखी है, देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा J से K की ओर है, क्योंकि देखो जब छड़ गतिमान होती है तो J सिरे पर इलेक्ट्रॉन की कमी और K सिरे पर अधिकता हो जाती है जिससे तार के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। मैंने बताया था देखो ये उसका काम करते हैं जैसे कि प्लेटें होती है ना, एक पर प्लस और एक पर निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। संधारित्र में हमने किया था कि एक प्लेट पर हमारी पॉजिटिव आवेश है और एक पर निगेटिव आवेश है, तो इन दोनों के कारण क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव से तो धनात्मक की ओर होती है और इनके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र क्या है विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। मैंने बताया था सेम उसी प्रकार क्या है दोनों सिरों के बीच में एक वैद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब विभवांतर उत्पन्न होता है तो इस विभवांतर के कारण क्या है
हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं E बराबर V बटा L। देखो मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि जब हमारे पास चालक की क्या हो, लंबाई हो और उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर हो, तो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर V बटे D था फॉर्मूला। क्योंकि मैंने जब आपका क्या कराया था, विभव प्रवणता कराया था दूसरे चैप्टर में, तो वहीं पर मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। यदि आपको याद हो, यदि किसी का याद ना हो तो क्या है, वो जाकर देख सकता है। तो E बराबर क्या होगा, V बटे L। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब ये बताओ, जब हमारे पास वैद्युत क्षेत्र हो गया तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, इस पर वैद्युत बल भी कार्य करेगा। ठीक है, यानी जब हमारे पास क्या है, छड़ के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इनके द्वारा क्या उत्पन्न हुआ, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक बल भी कार्य करेगा। ठीक है, तो वो बल कौन सा होगा, हमारा वैद्युत बल। और सभी को पता है कि वैद्युत बल बराबर क्या होता है, F बराबर क्यू ई। क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर F अपॉन क्यू, ये बताया था मैंने। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ही था। तो अब ये बताओ, जब E बराबर F अपॉन क्यू निकल गया हमारा, ठीक है, तो यहाँ से F बराबर क्यू ही हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, क्यू का मान E, तो हमने Fe बराबर E, क्योंकि E का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स और M का मतलब है मैग्नेटिक फोर्स। तो अब ये बताओ, E की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, ये V अपॉन L है। तो हमने यहाँ पे क्या रख दी, इसकी वैल्यू रख दी। और प्यारे बच्चों देखो, इस बल की दिशा Fm के विपरीत होती है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो लगने वाला परिणामी बल होता है, देखो मैंने ऐसे अपने पास सही नहीं लिखी, क्योंकि सारा मैंने कंप्लीट आपकी बातें लिखवा रखी है। देखो, अब जो हमारा बल है वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर रहेगी, और हमें पता है कि धनावेश के कारण जो लगने वाला बल होता है, सिंपल सी बात है, ये ऋणावेश हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, ऋणावेश होता है, सिंपल सी बात है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो है इस ओर, तो हमारे जो Fe है मैग्नेट मतलब ये इलेक्ट्रिक फोर्स, इसकी दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये विपरीत होगी, मैंने ये लिख रखी है, देखो विपरीत होगी। और प्रारंभ में क्या होता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स से बड़ा होता है, और जैसे जैसे क्या है कि के सिरे पर जो इलेक्ट्रॉन है पहुँचते हैं, ठीक है, तो इससे क्या है, विभवांतर का मान भी बढ़ता जाता है। और इसके क्या होता है परिणाम स्वरूप कि Fe का मान भी बढ़ता जाता है। देखो जैसे कि V का मान बढ़ेगा तो Fe का मान भी बढ़ेगा। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि Fe का मान किसके बराबर हो जाता है, Fm का बराबर हो जाता है, और जो परिणामी बल है वो क्या हो जाता है, शून्य। देखो परिणामी बल का मतलब है ये तो इस दिशा में हो गया और मैग्नेटिक फोर्स इस दिशा में हो गया। ठीक है, अब जब दोनों विपरीत दिशा में हो जाते हैं तो परिणामी का मतलब क्या होता है, Fm माइनस के Fp करेंगे हम तो दोनों बराबर है, तो परिणामी बल क्या मिलेगा, हमें शून्य ही मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। अब ये बताओ Fe बराबर Fm, अब दोनों की क्या है वैल्यू रख दो, क्योंकि Fe की वैल्यू कितनी है हमारे पास। अब ये बताओ Fe की वैल्यू तो हमारे पास Ev अपॉन L है, और Fm की वैल्यू Ev भी है। V क्या है यहाँ पर, वेग है। ठीक है, अब ये बताओ E से E कैंसिल, तो जो हमारी V की वैल्यू मिलेगी, V बराबर कितना मिलेगा हमें, BE कितना है, देखो E तो कट जाएगा, देखो L की मल्टीप्लाई हमने इस साइड में कर दी, कितना हो जाएगा, BVL। तो इसे क्या ध्यान रखो, बुल ध्यान रखो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो हमारा परिणामी जो मिलेगा हमें विद्युत वाहक बल, V बराबर क्या हो जाएगा, बुल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान रखना, V बराबर बुल। और हम क्या है, यदि हम ये भी कह सकते हैं, यदि तार चुंबकीय क्षेत्र के या चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गतिमान हो। देखो जब थीटा कोण पर गतिमान होता है तो V बराबर क्या लिख देते हैं हम, बुल साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद में देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये एक हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। तो प्यारे बच्चों देखो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अन्योन्य प्रेरण। देखो अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, आपको बता दे, मैंने आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बताया था कि जब हम किसी कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसमें क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और देखो ये जो ये प्रेरित होते हैं ये विद्युत वाहक बल के अधिकतम मान होते हैं। ठीक है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और यही घटना हमारी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। और इसी प्रकार हमारी अन्योन्य प्रेरण की है। देखो हमारे पास क्या है, दो कुंडली रखी है पास पास। ठीक है, तो देखो अन्योन्य प्रेरण की घटना ये है कि दो कुंडली हमारे पास पास रखी है। जब हम क्या करते हैं, एक कुंडली के
धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, यानी क्या है, एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यही घटना हमारी अन्योन्य प्रेरण है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो क्या है, हम लिख देते हैं कि यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रखे और उनमें से, ठीक है प्यारे बच्चों, एक में धारा प्रवाहित करे या धारा के मान में परिवर्तन करे तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी दो कुंडली हमारे पास, एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन किया और दूसरी में क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये हमारी घटना क्या कहलाएगी, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी, देखो वैसे ही बता देता हूँ, जो हमारी जिस कुंडली में हम क्या है धारा के मान में परिवर्तन करते हैं वो तो हमारी कहलाती है प्राथमिक कुंडली, और जिसमें क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो हमारी क्या कहलाती है, द्वितीयक कुंडली। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पता लग गया द्वितीयक कुंडली होती है। और एक बात और, यानी जो हमारी द्वितीयक कुंडली होती है, ठीक है, और द्वितीयक कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या होती है, मैंने आपको फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या बताया था जब फैराडे का नियम बताया था कि n फाई हमारी क्या होती है, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। ठीक है, और फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या क्या होती है, धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम धारा का मान बढ़ाते हैं तो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या भी बढ़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो हम इसी को देखते हुए हमारे देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक। देखो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है हमारा, ये इसी क्रिया पर आधारित है कि फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो सबसे पहली बात, दो कुंडलियों के बीच में हमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालना है। देखो हमारे पास दो कुंडलियां हैं, हमने मान लिया इसमें फेरों की संख्या n है। देखो ये तार के फेरे लगे हुए हैं जो, ठीक है, और इसमें मान लिया हमने n2। ठीक है प्यारे बच्चों, और जब हमने n1 और n2 मान लिया तो सबसे पहली बात क्या करते हैं हम, कि अभी बताया मैंने कि माना, पहले मैं लिख देता हूँ, माना प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, ठीक है प्यारे बच्चों, कितनी है फेरों की संख्या, n2, ठीक है, n1 n2 है, ये हो गई हमारी फेरों की संख्या। अब तब हम जानते हैं कि जो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या होती है, ठीक है, यानी कि द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या क्या होती है, n2 फाई 2। ठीक है, ये क्या होती है, प्राथमिक कुंडली में
प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो N2 है अनुक्रमानुपाती किसके होती है, I के। ठीक है, और I कौन सी होती है हमारी, ये जो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे सभी। ठीक है, अब हमें पता है कि N2 हमें पता है कि जब हम ये हटाते हैं चिन्ह, तो चिन्ह हटाने के साथ हम क्या लगा देते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी, N2 अपॉन I। देखो जहाँ m क्या है हमारा, एक नियतांक है। ठीक है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, जिसे दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप क्या है आप सभी समझ गए होंगे। अब देखो इसकी जो डेफिनेशन होती है, क्योंकि सभी के मन में क्या है कि सर ने डेफिनेशन नहीं बताई, और इसकी डेफिनेशन इसी फॉर्मूले से क्रिएट होती है वो। ठीक है, सबसे पहले देखो डेफिनेशन, यानी यदि हम क्या है, आई का मान क्या मान ले, 1 एम्पियर मान ले। ठीक है, तो हमें क्या है कि जो m बराबर है प्यारे बच्चों, m बराबर क्या मिलेगा हमें, N2, क्योंकि इसकी वैल्यू तो रख दी हमने 1, तो m बराबर क्या मिलेगा, N2 ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है देखो क्या होती है, ये क्या है हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। तो क्या कहेंगे, देखो दो कुंडलियों के बीच, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, द्वितीयक कुंडली में क्या है, द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है जब कुंडली प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा कितनी हो, 1 एम्पियर हो। ठीक है, तो ये लिखना है, या मैं अपनी लैंग्वेज में लिख देता हूँ कि जब प्राथमिक कुंडली में, ठीक है, कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, द्वितीयक कुंडली का अन्योन्य, लिख लेना अच्छी तरह, अन्योन्य प्रेरण गुणांक उसकी फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, यही तो लिखा मैंने कि जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है तो द्वितीयक कुंडली का जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है उसमें क्या है, उपस्थित फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है। अब ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे सभी। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या है, जो हमारा फैराडे का नियम है, ठीक है, फैराडे के नियम के अनुसार भी हम इसको क्या है, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि फैराडे के नियम अनुसार, अब ये बताओ फैराडे के नियम के अनुसार जो E2 बराबर होता है हमारा, वो क्या होता है, द्वितीयक कुंडली, यानी जो द्वितीयक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल, यही तो होता है फेरों की संख्या। ठीक है, वो क्या होता है, d∅2 बटे कितना होता है, d∅2 बटे dt। मैंने आपको ये बताया था। अब ये बताओ यहाँ से माइनस के तो चूका तू, ये d यहाँ पे, अब N2 क्या है, यदि हम इसके अंदर ले जाते हैं तो क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी बताया था मैंने, क्योंकि N2 तो क्या है हमारा, एक कांस्टेंट है, और सभी को पता है कि चूँकि जो N2 है हमारा, देखो N2 है किसके बराबर है, M, तो यहाँ से I की हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो MI1 के, तो जो हमारा E2 मिलेगा हमें, तो E2 बराबर कितना मिलेगा, माइनस के D। ठीक है, MI1 और बटे में क्या होगा, dt। देखो एक हमारा फॉर्मूला ये मिलता है यहाँ पे विद्युत वाहक बल का, E2 बराबर माइनस के M, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा
ये क्या होगा, di1/dt। आपको एक तो देखो न्यूमेरिकल आएंगे इस पर भी, एक तो फॉर्मूला ये लिखना आपको di1/dt और एक आपको फॉर्मूला ये लिखना है। ठीक है, तो आई होप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे। ये लो प्यारे बच्चों, लिख लेना इसको अच्छी तरह। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक बात और है, इसका मात्रक और लिख देता हूँ। देखो m का जो मात्रक होता है हेनरी, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है हेनरी, यानी इसे h से, कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं, हेनरी होता है। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसको क्या है अच्छी तरह नोट कर लेना। तो आगे का वर्क क्या है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।